लीजिए एक और आचार्य प्रशांत जी की बात है। वो एक महिला है, उसको बोल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो है। इसका भी लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम उन्होंने भेजा तो उस वजह से मैं उनका वीडियो अब इसमें नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो में। तो लिंक आपको नीचे, वहाँ से आप देख सकते हैं। 1 मिनट के आसपास का वीडियो है। वो उसको समझा रहे हैं कि आदमी तो पगलाया हुआ है, आदमी को तो कुछ समझ नहीं है। आदमी से मतलब यहाँ पुरुष को तो समझ नहीं है कि वो तो स्त्री को एक बड़ा सुंदर सा कुछ ऐसा, और पगलाया रहता है उसके रूप यौवन में, उसकी सौंदर्यता में, है ना। वो ऐसा कह रहे हैं वहां पे। और उसे कुछ ज्यादा पता है नहीं है कि क्या बॉडी है स्त्री की, और इसका दिमाग कैसा है, और क्या चीज कहाँ है, मतलब मेडिकल के तौर पे। मेडिकली तो कोई आदमी जानता नहीं कि शरीर में क्या कब क्या कैसे क्यों होता है। लेकिन वो स्त्रियों को कह रहे हैं कि स्त्रियों को तो पता है कि उनका ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन वो भी अपनी इसको प्रॉपर्टी मानने लगती हैं, अपनी सुंदरता को, अपने यौवन को, अपने सुंदर से मुखड़े को। वो कह रहे क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस एक ऐसे ही ढांचा जैसा है। और वो स्त्री को कह रहे हैं कि स्त्री तो इस बात को समझती है कि उसके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरुष नहीं समझता है कि उसके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वो किस आधार पे कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि पुरुष ने ही ये आपको जो है समझ पाया है। भाई, पुरुष ने नहीं समझ पाया है। इसको आप ऐसे समझें कि ये एक व्यवस्था है जिसमें जो समाज की सत्ता है वो पुरुष के हाथ में है। ठीक। अब समाज की सत्ता तो जब पुरुष के हाथ में है तो वो चलाता है उसे। अब वो चलाता है तो स्त्री को अपनी सभी सुख सुविधाओं के लिए पुरुष पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि अभी तक पुरुष ने ऐसी सत्ता का की स्थापना की नहीं है कि जिसमें स्त्री को उनके ऊपर निर्भर रहे बिना वो सब कुछ मिल जाए जो पुरुष को मिलता है ना। आज तक की व्यवस्थाएं ऐसी हो रखी हैं कि पुरुष के पास ही सारा कंट्रोल है सारी सुख सुविधाओं का। अब स्त्री को अगर लेना है तो वो पुरुष के द्वारा ही ले सकता है। मेजोरिटी की बात बता रहा हूं मैं, वो एक आध जगह छोड़ दीजिएगा जहां कहीं स्त्री सत्ता भी है। तो अब क्या होता है कि स्त्री के पास क्या तरीका है कि वो उसमें से कुछ हासिल कर ले। एक तो वही तरीका है कि जैसे पुरुष हासिल कर रहा है, माने उस सत्ता में भागीदारी कर ले। तो कोई कोई स्त्री उस तरह की भागीदारी कर जाती हैं आजकल, कुछ पहले की तुलना में ज्यादा करने लगी हैं, क्योंकि जॉब करने लगी हैं, पढ़ने लगी हैं, शिक्षा होने लगी है, तो वो वहां से अपना अर्थ का उत्पादन कर लेती हैं और उस तरह से वो आत्मनिर्भर हैं और उन्हें जो चाहिए मिल जाता है। पुरुष पर कोई बहुत निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, सेक्स के अलावा बाकी दूसरी सुख सुविधाओं के लिए। पर अभी भी स्त्रियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पुरुषों पर ही निर्भर करता है उन सारी सुख सुविधाओं के लिए भी। अगर पुरुष उन्हें अलाउ करते हैं तो वो उन्हें वो सुख सुविधा मिल पाती है, नहीं करते तो नहीं मिल पाती, क्योंकि घर में ज्यादातर आदमी कमाता है और पैसा आदमी के हाथ में रहता है, और आदमी की इच्छा के बिना स्त्री जो है वो उसे खर्च नहीं कर सकती। तो स्त्री उस पर निर्भर करती है। अब तक की जो व्यवस्था है मोस्टली वो ये है। तो अब स्त्री के पास में अब क्या तरीका बचता है कि वो कैसे अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को थोड़ा फोर्स करे जिन्हें वो स्वाभाविक रूप से उसे नहीं दे रहा है। जिन्हें दे रहा है उसमें तो करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या रहता है कि अब स्त्री के पास यही एक चीज बचती है कि भाई उसकी सुंदरता, उसका आकर्षण, है ना। वही जो आज के अर्थशास्त्र का नियम है कि जिस स्त्री की ज्यादा मांग हो तो वो स्त्री मूल्यवान हो जाती है। वो स्त्री अपने आप को समझती है कि मेरे आसपास 10 20 50 लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, तो वो उनमें से उसको पकड़ना चाहती है जो उसके लिए ज्यादा सूटेबल है, और वो भी शर्तों के साथ में कि तुम इतना धन मुझे दोगे, या मेरी ये शर्तें हैं, इन शर्तों की पूर्ति करोगे तो मैं इन बाकी सब कुछ छोड़ के आपके साथ चलने को तैयार हूं। इस कारण से
यदि स्त्री की भी वैसी ही व्यवस्थाएं हो जाएं जैसी पुरुष की हो रखी हैं, तो ये वाली बात ही खत्म हो जाए, है ना। फिर स्त्री अब अपने इस रूप यौवन का इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं करेगी। होगा तो तब भी उसके पास ही है, और उसे पता चलेगा आखिर संसार में है या जहां भी जो स्त्री पुरुष रहते हैं वहां जो भी सुंदरता के मापदंड हैं, उन्हीं परसेप्शन से आदमी सुंदरता को देखते समझते हैं। पुरुष भी उसी माध्यम से स्त्रियों को सुंदर है कि नहीं है ऐसा देखते समझते हैं, खुद को भी कि हैंडसम है कि नहीं है ऐसा देखते समझते हैं। स्त्रियां भी उन्हीं परसेप्शन से खुद ब्यूटीफुल है कि नहीं है इस बात को समझती हैं, आदमी हैंडसम है कि नहीं है इस बात को समझती हैं। ये बात तो सब समझ में आती है ना। तो उस तरह से ये सारी डीलिंग सेटिंग होती है। ये इसलिए नहीं होती कि पुरुष को पता नहीं है कि उसके शरीर में क्या है। सबको पता है कि अभी खाल उतारोगे तो अंदर खून है, नर्वस सिस्टम है, नसें हैं, पीप है, चर्बी है, वही सारी चीजें हैं। कुल मिला के सेल्स हैं, बायोलॉजिकल सेल्स हैं, उन्हीं से ही सब कुछ बना हुआ है, सिर से लेके पैर तक। ये किसको नहीं पता है, मतलब जो थोड़े से भी पढ़े लिखे बच्चे हैं या लोग हैं, सबको मालूम है। लेकिन ये वाला ज्ञान इधर थोड़ी ना काम करता है। जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। तो जैसे दूसरी सुख सुविधाएं हैं, अब जैसे जो आप खाना खाते हो उसमें क्या है, उसमें भी तो बायोलॉजिकल सेल्स ही हैं, पर उसमें आप टेस्ट देखते हो, हैं सुंदर से वातावरण में खाना खा रहे हो, ऐसे नहीं कि कहीं भी जंगल में बैठ के खा रहे हो, घास फूस में बैठ के, है ना, बढ़िया सा एसी लगा हुआ है, चद्दर बिछी हुई है, सब साफ शुद्ध है, प्लेट धुली हुई है ना, करछी कांटे सब बढ़िया सा, मक्खन भी है और ये भी है, साथ में कोई जूस भी है ना, जैसा भी आप खाना खाना चाहते हो, ये सारी चीजें हैं ना। तो खाने में एक स्वाद भी होता है ना। खाना केवल ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकल सेल्स हैं कि कोई पदार्थ है, नहीं, इसमें एक स्वाद भी होता है। वैसे ही स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री सुंदर और हैंडसम भी होते हैं, बायोलॉजिकल तो है ही, लेकिन उसमें एक रूप होता है, सुंदरता होती है जो हमें आकर्षित करती है, अच्छी लगती है, उसे देखना अच्छा लगता है। जैसे फूल हैं कई, अब फूल में क्या है, फूल में बोटोनिकल सारी सेल्स हैं, पादप सेल्स हैं, लेकिन फूल देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है कि इसे कुछ देर तक देखा जाए, उसकी सुगंध है, सूंघा जाए, अच्छा लगता है। नहीं तो उसमें क्या है, गंध के अणु परमाणु है, पर अच्छे लगते हैं। तो ये जो हमें अच्छा लगता है, इस चीज से ही ये विभिन्न प्रकार के आकर्षण पैदा होते हैं, और इसी की वजह से जीवन इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट, इतना रूपवान, इतना भव्य, इतना सुखद लगता है। अगर ये चीज निकाल दी जाए, अगर आंख केवल आंख देखे और उसके अंदर ऐसी प्रक्रिया ना चले कि सुंदर है कि सुंदर नहीं है, कि कुरूप है कि रूपवान है कि क्या, ये सब, ये टेस्ट वाली बात ना चले, तो तो जीवन एकदम कंप्यूटर के जैसा हो जाएगा। देखता तो कंप्यूटर भी है, लेकिन वहां ऐसी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती कि हाँ हाँ कितना सुंदर है, हाँ मैं इसके जाके गले मिल लूं, इसको चूम लूं, इसको देखता रहूं, और वहां ऐसी कोई इच्छा नहीं पैदा होती है। ये बात आचार्य प्रशांत जी को समझ नहीं आ रही है, और अनुभव तो इन्हें भी होगा क्योंकि वो भी इन सब चीजों से गुजरे होंगे, स्टडी वगैरह सब किए हैं। बाद में ना ये अद्वैत वेदांत का भूत उनके ऊपर सवार हुआ। उस बात को जानते समझते हुए और फिर ये एक पदार्थ वाली दृष्टि पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं उसे चेतन वाली दृष्टि, जबकि वो चेतन वाली दृष्टि नहीं है, पदार्थ वाली दृष्टि है कि क्या है इस बॉडी में, पी तो भरा है, खून ही तो भरा है, बायोलॉजिकल सेल ही तो है क्या, और इसके अलावा हड्डियां हैं। पदार्थिक दृष्टि से देखने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चेतना से दृष्टि की बात है। चेतनात्मक दृष्टि ये नहीं होती है। चेतनात्मक दृष्टि में समग्रता होती है, सारी चीजें होती हैं।
वहां पदार्थ तो है ही, ठीक बात है, लेकिन चेतना का प्रारूप जो है वो ये है कि ये हमारे लिए क्या उपयोगितावादी है, क्या सुखद है, हमारे लिए सुखद है कि दुखद है। चेतना का यही एस्पेक्ट होता है। जब चेतना किसी भी पदार्थ को अनुभव करती है, आंखों के माध्यम से या नाक के माध्यम से या जीभ के माध्यम से या कानों के माध्यम से या टच के स्पर्श के माध्यम से, तो उसे वहां या तो सुखद या तो दुखद अनुभूति होती है, या तो न्यूट्रल होती है, मतलब कुछ नहीं लगा, ऐसे बेकार, ना अच्छा ना बुरा। तो जहां जिसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं लगा उसमें उसका कोई आकर्षण होता नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं होती। जो दुखद लगा उसे वो दूर रखना चाहता है कि नहीं नहीं, अभी कांटे को दोबारा नहीं छूना है, या बहुत खरखराती से स्पर्श को दोबारा नहीं छूना है। हाँ, मखमल वाले स्पर्श को, बढ़िया से रूप को, बढ़िया से टेस्ट को, बढ़िया से सुगंध को बार बार लेना है। चेतन का दृष्टिकोण ये रहता है, इसकी वजह से तो चेतन है। अगर ये दृष्टिकोण निकाल दोगे, रूप का दृष्टिकोण निकाल दोगे, तो चेतन कहां बचा, तो जड़ हो गया। तो एक जड़ दृष्टि होगी कि अरे प्लास्टिक की प्लेट है, प्लास्टिक की प्लेट है, क्या है इसमें, ईंटों से बना हुआ घर है, क्या है इसमें। नहीं, चेतन की दृष्टि लगाओ। अभी आप अद्वैत वेदांत की बात करते हो, एक्चुअल में वो चेतन की दृष्टि नहीं, जड़ की दृष्टि है, वो जड़तावादी है। चेतन पर तो आ ही नहीं रहा है, चेतन का तो अध्ययन ही नहीं किया उसने, ऐसे ही सब कर दिया जो क्या कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही है। अरे सब ऐसे ही नहीं है। चेतन की दृष्टि से जरा देखिए इस दुनिया को एक बार, तो पता चले कि ये यहाँ दुख सुख है ना, ये महत्वपूर्ण है चेतन के लिए। अगर चेतन को आप इस दृष्टिकोण से अलग निकालते हो तो वो आप उसको पदार्थवादी बनाते हो, जहां वो सुख दुख से परे नहीं बल्कि दुखों के महासागर में गिरता है जाके। क्योंकि चेतन है तो चेतन से बाहर तो हो नहीं सकता जब तक जीवित है। चेतन है माने जब तक जीवित है, जब मर जाएगा तो बात खत्म हो जाती है। जब तक चेतन है तो चेतन को यह संभव नहीं है कि वो चेतन की दृष्टि को छोड़ दे। इग्नोर मार सकता है जैसे ये इग्नोर मार रहे हैं, लेकिन फिर उससे सुख नहीं मिलेगा। अगर आप इग्नोर मारेंगे तो आपको पता तो चलेगा कि ये सुंदर है। आचार्य प्रशांत जी को पता तो चलता है कि ये महिला सुंदर है, लेकिन बोलते ऐसा क्या है इसमें, शैली तो है, एक पदार्थ ही तो है। लेकिन ये किसको कह रहे हैं, महिला को कह रहे हैं। तो महिला को कह रहे हैं मतलब इनको पता तो चल रहा है कि महिला में ऐसी सुंदरता होती है, ये तो ये बात तो इनको पता है, पर उसे इग्नोर करना चाह रहे हैं। पुरुष में हैंडसम पना तो होता है, ये बात तो है। हाँ, कोई पुरुष किसी के लिए हैंडसम हो सकता है, सबके परसेप्शन सेम नहीं होते। कोई स्त्री किन्हीं किन्हीं के लिए ब्यूटीफुल हो सकती है, सबके लिए ना हो, वो थोड़ा अलग अलग परसेप्शन रहता है। जैसी जिस प्रकार की चेतना है उसको उस प्रकार का परसेप्शन रहता है सभी चीजों के बारे में। सभी को एक ही तरह की सेंट अच्छी नहीं लगती, सभी को एक तरह के भोग अच्छे नहीं लगते, अलग अलग लोगों की दृष्टि होती है। तो वस्तुतः जिस दृष्टि की ये बात कर रहे हैं वो जड़ दृष्टि है, चेतन दृष्टि नहीं है। चेतन दृष्टि वो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आशा है आपको ये बात समझ आई होगी, और कृपया बचकाने कमेंट ना करें कि आपको आचार्य प्रशांत समझ में नहीं आएंगे, आपको सदियों लगेगी समझने में, आपको कई जन्म लगेंगे। वो आपको लगते होंगे, आपको ये समस्या होगी कि आपको आचार्य प्रशांत जी समझ नहीं आते होंगे, वो आपको सदियों लगेंगे या आपको बहुत जन्म लगेंगे उनको समझने में। ये आपकी समस्या होगी, अपनी समस्या को दूसरे के ऊपर ना ला दें। मुझे अच्छे से समझ में आते हैं और दावे के साथ समझ में आते हैं, वही मेरा दावा है पूरा का पूरा। और जिनको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं या वो सही कह रहे हैं, तो वो यहाँ खुले चर्चा के लिए आमंत्रित हैं, प्रेम से आमंत्रित हैं, सम्मान पूर्वक आमंत्रित हैं। अगर उनकी बात में कोई दम निकलता है तो हम लोग उस बात को
अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे और उसका प्रचार भी करेंगे। और अगर उन्हें उनकी बात गलत समझ में आ जाए तो फिर वो जाने, लेकिन हम लोग अपने मंच पर पूरा मौका देंगे उन्हें कि वो अपनी बात सही सिद्ध कर सकें। पर्याप्त समय देंगे, पर्याप्त मौका देंगे। 1 घंटा तो बिना रोक टोक बोलने के लिए मिलता है यहाँ हर एक वक्ता को। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा सत्य का बल दिखाएं आप। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सत्य है, उसे उसका बल है, तो उस बल से यहाँ ऑनलाइन ओपन मंच ही चर्चा होती है। आपको चल के नहीं आना है यहाँ पे, जहां भी आप रहते हैं वहीं से इसका सारा इंतजाम हम कर देंगे। ये सब फ्री है, इसका कोई ऐसा चार्ज नहीं है, ये सब फ्री है। आप जहां रहते हैं वहीं से इसमें भाग ले सकेंगे। बस आपके पास एक स्मार्टफोन और जो कान की लीड है, ब्लूटूथ या जो भी है, वो आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। तो चर्चा के लिए आइए यहाँ पे। और जिनको खुले में चर्चा करने में शर्म आती है, तो मेरा नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा है। ये मेरा नंबर भी है, कॉल नंबर, और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो मुझे कॉल पर भी चर्चा कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड करके हम लोग यहाँ डाल देंगे। और रिकॉर्ड होने के बाद में जब आपको लगे कि आपकी बात तो कट गई है, गलत साबित हो गई है, तो कृपया ऐसी रिक्वेस्ट ना करें कि जी इस ऑडियो को प्रसारित मत करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसी रिक्वेस्ट ना करें। ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, इसमें ना कोई आपका कुछ व्यक्तिगत है, ना मेरा कुछ व्यक्तिगत है। ये ज्ञान प्रसारण के लिए है। जो भी चर्चा से निकल के आए वो लोगों तक पहुंचे, वो है। और मेरी भी चर्चाओं को आप रिकॉर्ड करते रह सकते हैं। और मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आपसे कि उन्हें प्रसारित ना करें। आप जहां चाहें प्रसारित करते रह सकते हैं। और हमारे YouTube के कोई भी कंटेंट को, किताब के कोई भी कंटेंट को आप जहां चाहें इस्तेमाल करते रह सकते हैं। हमारी तरफ से कभी कॉपीराइट आपको नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। ये मैं ऑनलाइन आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, कई बार दे चुका हूँ, अभी भी दे रहा हूँ जी। तो आपको यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुंचे। और जितनी भी ये गलत ज्ञान की बातें दुनिया में घूम रही हैं, उनका पटाक्षेप हो, और जो सही ज्ञान है वो डायलॉग के माध्यम से समाज में स्थापित हो जी।